हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता। तो गाइस वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक वीडियो को देखिएगा। इसमें सब चीज़ें बताई गई हैं, बहुत अच्छे से आपको समझाया गया है, तो आप इसको पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। जो भी आपको डाउट आता है, कोई इसमें अगर सजेशन है, फीडबैक है, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है यूट्यूब पे। और टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करिए। फ्री टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन करना बहुत जरूरी है। सारे अपडेट्स वहीं पे आते हैं, सब चीज़ें वहीं पे मिलती हैं, तो उसको ज्वाइन करना बहुत बहुत ज़्यादा जरूरी है। कोई भी डाउट है, कोई भी फीडबैक है, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेट्स क्रैक इट का ये चैनल जो यूट्यूब पे है, उसको जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ से सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा और यहाँ से सब्सक्रिप्शन के बाद ऑल का बटन भी दबा दीजिएगा, जिससे कि सभी नोटिफिकेशंस आपको रेगुलर बेसिस पे मिलते रहें। ये वाला जो टेलीग्राम चैनल है, इसको जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ये टेलीग्राम चैनल आपको सर्च करने में मिल जाएगा। जैसे आप ये लिखेंगे लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता बिना किसी स्पेस के, तो ये चैनल आ जाएगा और इस चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता के यूट्यूब चैनल पर। और हम पढ़ रहे हैं डेली करंट अफेयर्स। तो 12 नवंबर के डेली करंट अफेयर्स हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी के हो, यूकेपीएससी का हो, उत्तर प्रदेश पीसीएस का हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इनको आप जरूर से जरूर देखिए, जिससे कि सारे करंट अफेयर्स भी कवर हो जाएं। साथ साथ उत्तराखंड स्पेशल भी स्टार्ट कर दिया गया है, तो उत्तराखंड स्पेशल भी देखिए। तो उत्तराखंड स्पेशल की करंट अफेयर्स वहाँ पे आएंगे, तो उत्तराखंड स्पेशल की अलग से प्लेलिस्ट बना दी गई है। उत्तराखंड स्पेशल करंट अफेयर्स वहाँ पे देखिए, और भारत के और इंटरनेशनल जो करंट अफेयर्स हैं वो यहाँ से देखिए। सभी से सवाल बनते हैं, तो सभी को देखना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनको अगर आप लगातार देखते रहेंगे तो एक भी सवाल करंट अफेयर का ऐसा नहीं होगा जो आपका एग्जाम में छूट जाए या ना हो पाए। गाइस बताना चाहूँगा साथ साथ में कि फुल प्रिपरेशन ग्रुप चल रहा है जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम के लिए, कनिष्ठ सहायक के एग्जाम के लिए। सारी पीडीएफ्स यहाँ पे अवेलेबल की जा रही हैं, सभी पीडीएफ्स स्टूडेंट्स को दी जा रही हैं। एफआरओ मेंस की ये टेस्ट सीरीज चल रही है, अब तो कुछ ही दिन रह गए हैं। अगर आप चाहते हैं तो उसको जो मिनी टेस्ट सीरीज है एफआरओ मेंस की, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं पटवारी लेखपाल एग्जाम के लिए, फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम के लिए। आरओ सचिवालय का फुल प्रिपरेशन बैच चल रहा है, तो ये दोनों बैच इस टाइम प्राइम बैच चल रहे हैं, फुल प्रिपरेशन बैच चल रहे हैं, तो आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। करंट अफेयर्स की पीडीएफ आप रेगुलर बेसिस पे ले सकते हैं, और डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस का जो पेड ग्रुप है आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इन सबको ज्वाइन करने के लिए 7665804421 पर कॉल या मैसेज कीजिएगा। तो सबसे पहली न्यूज़ आ रही है GS1 से। अगर हम देखें तो महात्मा गांधी जी का बस्ट लगाया गया है, यानी कि बस्ट का मतलब होता है कि जो उनकी कमर से लेके, यानी कि जो उनकी कमर से लेके ऊपर का पोर्शन जो होता है, अपर पार्ट जो होता है बॉडी का, उसको इनॉग्रेट किया गया है यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर में। तो एक बस्ट है महात्मा गांधी का, उसको इनॉग्रेट किया गया है एज अ गिफ्ट फ्रॉम इंडिया। तो इनॉग्रेट किया गया है, भारत की तरफ से उसको गिफ्ट दिया गया था यूनाइटेड नेशंस को, क्योंकि भारत जो है सिक्योरिटी काउंसिल की अगले महीने से, यानी कि दिसंबर के महीने से प्रेसिडेंसी संभालने जा रहा था। इट विल बी इंस्टॉल्ड एट द हेडक्वार्टर्स इन न्यूयॉर्क। तो न्यूयॉर्क में जो यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, वहाँ पे इसको इंस्टॉल किया जाएगा या किया गया है। बस्ट जो बना है, किसके द्वारा बनाया गया है? जो भारत के पद्मश्री अवॉर्डी हैं राम सूतर, उनके द्वारा बनाया गया है, जिन्होंने स्टैचू ऑफ यूनिटी को भी डिज़ाइन किया था। और इसको इनॉग्रेट किया जाएगा दिसंबर 14 को, यानी कल इसको इनॉग्रेट किया जाना है। अनदर गिफ्ट फ्रॉम इंडिया विच इज़ ऑन डिस्प्ले एट द UN हेडक्वार्टर्स इज एन 11th century ब्लैक स्टोन स्टैचू ऑफ सूर्या, यानी कि द सन गॉड, डेटिंग फ्रॉम द लेट पाला पीरियड, वॉज डोनेटेड ऑन जुलाई 26, 1982। और ये भी कहा जा रहा है कि ऐसा नहीं है कि पहली बार है, इससे पहले एक ब्लैक स्टोन का, यानी काले पत्थर का एक स्टैचू था सूर्य भगवान का, सूर्यदेव का, उसको भी, जो कि लेट पाल पीरियड का एक स्टैचू था, तो उसको इंदिरा गांधी द्वारा, जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रही हैं भारत की 1980 से लेकर 1984 तक प्रधानमंत्री रही भारत की, तो उस दौरान उन्होंने 1982 में उसको गिफ्ट दिया था। नेक्स्ट आता है GS2 से न्यूज़ आ रही है, एजुकेशन से रिलेटेड न्यूज़ है कि पहली प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो है एजुकेशनली बैकवर्ड रीजन के लिए, एक राजस्थान का जो अलवर क्षेत्र है, वहाँ पे जो मेवात रीजन है, वो एजुकेशनली अगर हम देखें, पढ़ाई के हिसाब से देखें तो थोड़ा पिछड़ा हुआ इलाका है। तो वहाँ पर जो है पहली प्राइवेट यूनिवर्सिटी बनाने की बात की जा रही है, कि वहाँ पे पहली प्राइवेट यूनिवर्सिटी खोली जा रही है। अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी केटरिंग टू द एजुकेशनली बैकवर्ड मेवात रीजन फॉलिंग इन 2 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ राजस्थान, वो तिजारा के पास आ रहा है, अलवर क्षेत्र में, टू कनेक्ट द यूथ ऑफ मियो एथनिक कम्युनिटी विद हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन। कि हायर एजुकेशन यानी कि कॉलेजेस की जो पढ़ाई होती है, ग्रेजुएशन होती है, टेक्निकल एजुकेशन है, जैसे कि पॉलिटेक्निक हो गया, डिप्लोमा है, और डिग्री सर्टिफिकेशंस हैं, बीटेक की जो डिग्री मिलती है, तो ऐसे टेक्निकल कोर्सेज को यहाँ पे लॉन्च करने की बात की जा रही है। ये पहली यूनिवर्सिटी होगी जो फिलेंथ्रोपिक स्पिरिट के साथ, यानी कि जो फिलेंथ्रोपी का मतलब होता है जहाँ पे हम परोपकारी भावना से कोई काम करते हैं, ऑफ सर्विंग द पॉपुलेशन ऑफ अलवर एंड भरतपुर डिस्ट्रिक्ट। तो जो अलवर ज़िला है और भरतपुर ज़िला है, वहाँ पर ये सर्व करेगी ये यूनिवर्सिटी।
बिल फॉर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी नेम्ड आफ्टर फॉर्मर चीफ मिनिस्टर लेट बरकतुल्ला खान इज़ लाइकली टू बी टेबल्ड एंड पास इन द बजट सेशन ऑफ द स्टेट असेंबली। तो राजस्थान स्टेट की जो असेंबली है, राजस्थान की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, विधानसभा है, वहाँ पर जो राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं बरकतुल्ला खान, उनके नाम पे, उनकी याद में इस यूनिवर्सिटी का नाम रखा जाएगा और इसको बनाया जाएगा, जिससे कि वहाँ के उस क्षेत्र के जो विद्यार्थी हैं, उस क्षेत्र की जो भावी पीढ़ी है, उसको बहुत ज़्यादा बेनिफिट उसका मिल सके। नेक्स्ट आता है, बिहार से न्यूज़ आ रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने लॉन्च की है हर घर गंगा जल स्कीम राजगीर नालंदा में। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ऑन संडे लॉन्च्ड दी एम्बिशियस हर घर गंगा जल स्कीम, जिसके तहत पाइप्ड गंगा जल यानी कि पाइपों से नालंदा जिले की जो राजगीर में पाइप से गंगा जल पहुँचाया जाएगा सभी के घरों में। इन द फर्स्ट फेज ऑफ द 4000 करोड़ रुपए स्कीम, गवर्नमेंट की जो जल जीवन और हरियाली मिशन है, 2 डिस्ट्रिक्ट हैं नालंदा और गया, इनको कवर किया जा रहा है, जिसमें कि गंगा वाटर यानी कि गंगा नदी का जो जल है वो लोगों के घर में पाइपों द्वारा पहुंचाया जाएगा। पहले 2 जिलों में किया गया है, धीरे धीरे करके बिहार के जितने ज़िले हैं उन सब जगहों पे इसको प्रोवाइड किया जाएगा। सेकंड फेज़ में धीरे धीरे गंगा के पानी को नवादा, जो पास में डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट आता है, फॉरेन अफेयर्स से न्यूज़ है कि चाइना ने $100 मिलियन देने की बात की है क्यूबा को। क्यूबा की राजधानी हवाना है, छोटा सा देश है यूएसए के नीचे। बात यह है कि यूएसए और फ्लोरिडा यानी कि यूएसए का जो फ्लोरिडा स्टेट है, फ्लोरिडा और यहाँ पे मायामी, फेमस मायामी बीच है, तो फ्लोरिडा से क्यूबा की दूरी बहुत ही छोटी है, बीच में फ्लोरिडा स्ट्रेट पड़ता है। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो यूएसए है वो अपने आप में एक कैपिटलिस्ट कंट्री है, पूंजीवादी देश है, जबकि क्यूबा अपने आप में एक सोशलिस्ट कंट्री है। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस 1960s कभी हम सुनते हैं, जब रशिया ने पहली बार अपनी मिसाइल्स क्यूबा में लगाई और रशियन मिसाइल्स की एवज में यूएसए इतना नज़दीक आया, यानी कि यूएसए के ऊपर पूरा पूरा खतरा था उस टाइम पे, जिस टाइम पे क्यूबन मिसाइल क्राइसिस होती है, क्यूबा के अंदर रशिया अपनी मिसाइल्स लगा देता है। तो अब चाइना भी कुछ उसी फिलॉसफी पे चलता है, सोशलिस्ट कंट्री है या हम कम्युनिस्ट कंट्री कह सकते हैं बेसिकली चाइना को। तो चाइना ने $100 मिलियन देने की बात की है क्यूबा को टू सर्वाइव अ क्रिपलिंग इकोनॉमिक क्राइसिस, क्योंकि वहाँ पर इकोनॉमिक क्राइसिस यानी कि जो आर्थिक तंगी है वो बहुत ज़्यादा हो रही है कोरोना वायरस पैंडेमिक की वजह से। नेक्स्ट आता है, सेम सेक्स मैरिज के ऊपर यानी कि समान लिंग विवाह के ऊपर क्या कहना है सुप्रीम कोर्ट का, तो उसके ऊपर बातचीत की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसको सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ द्वारा लेड किया जा रहा है, उन्होंने 25 नवंबर को सेंटर के लिए और अटॉर्नी जनरल जो हैं भारत के आर वेंकटरमनी, उनके लिए नोटिस जारी किए हैं सीकिंग देयर रेस्पॉन्स टू 2 पिटिशंस, की 2 पिटिशन जो फाइल की गई हैं सुप्रीम कोर्ट में गे कपल द्वारा कि उनको सेम सेक्स मैरिज अलाउ कर देनी चाहिए अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। नवतेज सिंह जौहर का जजमेंट आया था 2018 में, उसमें होमोसेक्सुअलिटी को डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया था। पहले होमोसेक्सुअलिटी का मतलब ये हुआ कि आप समान लिंग के अंदर अगर आप अपना किसी को पसंद करते हैं तो इसको पहले क्रिमिनलाइज किया गया था, यानी कि अगर आप ऐसा करते पकड़े जाते हैं तो आपके ऊपर एक कानूनी कार्रवाई होगी, आपके ऊपर एक दंडात्मक कार्रवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये गलत है और इसको खारिज कर दिया गया। सेक्शन 377 था ये, तो इसको ख़त्म कर दिया गया। एंड द पुट्टास्वामी जजमेंट आया, फिर केएस पुट्टास्वामी जजमेंट आया राइट टू प्राइवेसी का 2017 में, उसके वजह से इसको फंडामेंटल राइट बना दिया गया ऑब्वियसली आर्टिकल 21 के तहत। अगर हम देखें तो दुनिया में 32 कंट्री ऐसे हैं अब तक जिन्होंने सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज कर दिया है। अलग अलग जगहों पे कुछ कानून आए हैं और कुछ जगहों पे वहाँ की जो जुडिशरी है उन्होंने प्रोनाउंसमेंट्स दिए हैं। कई कंट्री ने पहले रिकॉग्नाइज किया है सेम सेक्स सिविल यूनियंस को एज द एस्केलेटरी स्टेप टू रिकॉग्नाइज होमोसेक्सुअल मैरिज। सिविल यूनियन या पार्टनरशिप्स आर सिमिलर अरेंजमेंट्स एज मैरिजेस विच प्रोवाइड लीगल रिकॉग्निशन। देखिए, मान लीजिए सिविल यूनियन कह रहे हैं हम कि नागरिक संघ कह रहे हैं या साझेदारी कह रहे हैं कि आप साथ में रह रहे हैं, तो अपने आप में इसका मतलब यही है कि आप एक तरह से शादीशुदा ज़िंदगी में जी रहे हैं और जिससे एक लीगल रिकॉग्निशन मिल गया अनमैरिड कपल्स को, चाहे वो सेम सेक्स के हो सकते हैं या अपोजिट सेक्स के हो सकते हैं। यानी कि लिव इन रिलेशनशिप की बात की जा रही है कि आज के टाइम पे जैसे लिव इन रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा कॉमन हो रहा है। सच एज इनहेरिटेंस हो गया, वो उसके लिए क्या फ़ायदा होगा, यानी कि उससे शादी करने से फ़ायदा होगा कि आप इनहेरिटेंस में मदद मिल सकती है, मेडिकल बेनिफिट होगा, एम्प्लॉय बेनिफिट्स मिलेगा स्पाउस को, मान लेते अगर किसी के हस्बैंड है तो वाइफ को फ़ायदा मिल जाएगा, मैनेजिंग जॉइंट टैक्सेस और फाइनेंस, और इन कुछ केसेस में अडॉप्शन के केसेस में भी इसमें सहायता मिलती है। नीदरलैंड्स पहला देश था 2001 में जिसने सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज कर लिया था।
हम इसके ऊपर 21 साल बाद भी सिर्फ विचार कर रहे हैं। और कुछ टाइम पहले हमने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने होमोसेक्सुअलिटी को डिक्रिमिनलाइज किया है, जो कि अपने आप में एक पॉजिटिव स्टेप है सोसाइटी के प्रति। बाकी जो नीदरलैंड्स आज से 21 साल पहले काम कर चुका है, 22 साल पहले काम कर चुका है, उसके बारे में हमारे यहाँ अब चर्चा हो रही है। ये अपने आप में एक क्वेश्चन मार्क वाली चीज़ है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि भारत अभी भी सिर्फ सोच में ही, काम में तो हम कितना पीछे हैं उसकी तो हम बात कर ही नहीं सकते, लेकिन सोच में भी हम कितना पीछे हैं, यहाँ पे ये सवाल उठता है। कुछ कंट्रीज़ में जो डिक्रिमिनलाइजेशन है होमोसेक्सुअलिटी का वाज नॉट फॉलोड फॉर ईयर्स बाय द रिकॉग्निशन ऑफ सेम सेक्स मैरिज। फॉर इंस्टेंस अगर हम देखें तो यूएस में 2003 में ही ऐसा हो गया था कि वहाँ पर सेम सेक्स मैरिज अलाउ हो गई थी, लेकिन 2015 में यानी कि जो वो रिकॉग्निशन मिला उस चीज़ को, डिक्रिमिनलाइज तो 2003 में कर दिया था होमोसेक्सुअलिटी को, लेकिन जो रिकॉग्निशन था सेम सेक्स मैरिज का वो 2015 से शुरू हुआ। नेक्स्ट आता है, भारत ने 1 दिसंबर 2022 से G20 की प्रेसिडेंसी संभाली है और पूरे साल भर कई सारी 2000 से ज़्यादा मीटिंग्स की जाएंगी, डेलीगेशंस आएंगे और भारत के अंदर बहुत ज़्यादा चहल पहल रहेगी। उसी के साथ भारत ने G20 के गेस्ट के रूप में बांग्लादेश को इनवाइट किया है, जिससे ये समझ में आता है कि बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा मजबूत है। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था भारत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आउट ऑफ ऑल ऑफ इंडियाज़ नेबर्स, भारतीय सरकार ने इनवाइट सिर्फ बांग्लादेश को ही किया है एज वन ऑफ 10 गेस्ट कंट्रीज़ ड्यूरिंग इट्स प्रेसिडेंसी ऑफ द G20 बिगिनिंग ऑन December 1। तो जो 1 दिसंबर को G20 की प्रेसिडेंसी भारत ने स्टार्ट करी है, तब से अगर हम देखें मात्र जितने भी हमारे पड़ोसी मुल्क हैं उनमें से हमने सिर्फ बांग्लादेश को ही इनवाइट किया है, जिससे ये समझ में आता है कि बांग्लादेश कितना महत्वपूर्ण देश है भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए और बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था के हिसाब से भी। Invitation also shows the growing importance of Bangladesh as one of the world's fastest growing economies है। ऑलरेडी 41वीं सबसे बड़ी इकनॉमी है, जिस तरह से हम भारत को कहते हैं कि भारत 5वीं सबसे बड़ी इकनॉमी है या 3री सबसे बड़ी इकनॉमी है, इसी प्रकार से मतलब 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, इसी प्रकार से बांग्लादेश अपने आप में दुनिया में 41वीं सबसे बड़ी इकनॉमी है, जो 32वीं लार्जेस्ट है बाय 2023, यानी कि 32वें नंबर पे आ जाएंगे। यानी कि ये और ज़्यादा जो बांग्लादेश का क्लाउड है, बांग्लादेश की जो पावर है इकनॉमी वाइज, अर्थव्यवस्था वाइज, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। 5+1 कोलेजियम, इसके ऊपर सवाल अब तक पूछा नहीं गया है यूपीएससी में भी या किसी पीसीएस में, अब पूछा जा सकता है। कोलेजियम क्या होता है? कोलेजियम हमने पढ़ा था कि कोलेजियम 3 जजेस केस हुए सुप्रीम कोर्ट के अंदर, 3 जजेस केस हुए और 3 जजेस केसों से ये निकल के आया कि एक कोलेजियम बनाया जाएगा जिसमें सीजीआई होंगे। और तीसरे जजेस केस जब 1998 में तीसरा जज केस हुआ तो उसमें आया कि सीजीआई के साथ 4 लोग, 4 सीनियर मोस्ट मेंबर और होंगे, सीनियर मोस्ट जो जज होंगे वो और होंगे, यानी कि टोटल 5 लोग होंगे और वो लोग क्या बनाएंगे? कोलेजियम बनाएंगे, जो एक फैसला लेंगे कि किस तरह से जजों का ट्रांसफ़र करना है, किसकी नियुक्ति करनी है। लेकिन क्या कभी ऐसा हो सकता है कि 5 मेंबर ऑलरेडी कोलेजियम में है लेकिन एक मेंबर उसमें और आ जाए, यानी कि 6ठा मेंबर कोलेजियम में आ जाए? तो वही चीज़ समझते हैं। गिवन द ऑर्डर ऑफ सीनियोरिटी, एक पोटेंशियल सीजीआई विल एंटर द चंद्रचूड़ कोलेजियम ओनली इन मई 2023। अगर हम सीनियोरिटी का ऑर्डर देखें तो सीनियोरिटी के हिसाब से एक पोटेंशियल सीजीआई, यानी कि अगला सीजीआई कौन बन सकता है? अगला सीजीआई जो बन सकता है वो चंद्रचूड़ जी की, यानी कि जो डीवाई चंद्रचूड़ जो इस टाइम पे सीजीआई हैं, उनकी कोलेजियम में मई 2023 में ही एंटर कर पाएगा। हाउएवर जस्टिस खन्ना विल बी द 6th मेंबर ऑफ द कोलेजियम फ्रॉम November 9, और जस्टिस खन्ना जो हैं वो 9 नवंबर से ही 6ठे मेंबर हो गए हैं कोलेजियम के। दिस हैपेंड अर्लियर इन 2007 में भी ऐसा हुआ था। व्हेन देन सीजीआई केजी बालाकृष्णन टुक द टॉप ऑफिस, सीजीआई उस टाइम पे केजी बालाकृष्णन थे। द कोलेजियम ही हेडेड डिड नॉट हैव अ पोटेंशियल सीजीआई कैंडिडेट। अब बात क्या आती है कि एक कोलेजियम के अंदर, कोलेजियम में एक सीजीआई तो होता ही है, साथ में बाकी जो 4 मेंबर्स हैं उनमें से एक भावी सीजीआई उम्मीदवार होना चाहिए। यानी कि वो आदमी, जब जो आदमी सीजीआई है, मान लेते हैं इस टाइम पे डीवाई चंद्रचूड़ हैं, और जैसे ही वो रिटायर होंगे तो क्या कोई ऐसा मेंबर है जो अगला सीजीआई बन जाएगा? क्योंकि सीजीआई बनने के लिए उम्र 65 साल मैक्सिमम होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट में। मान लेते हैं जो सीजीआई है वो तो चलिए ठीक है, मानते हैं छोटी उम्र का है, लेकिन जो 4 और मेंबर्स हैं, चारों मेंबर्स ऐसे हैं जो इस टाइम पे सीजीआई हैं, उनके कार्यकाल पूरा होने से पहले रिटायर हो जाएंगे चारों लोग। अगर ये पहले ही रिटायर हो जाएंगे तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि ये लोग तो रिटायर हो जाएंगे, यानी कि इन चारों में से तो कोई सीजीआई बन नहीं सकता। तो यानी कि इन 5 लोगों में से क्या अगला सीजीआई का मेंबर है? नहीं है। अगर नहीं है तो एक मेंबर हम एक्स्ट्रा लाएंगे, और वो एक मेंबर एक्स्ट्रा कौन होगा? वो होगा जो सीजीआई बन सकता है, यानी कि भावी जो सीजीआई है वो होना चाहिए। यानी कि एक कोलेजियम के अंदर
5 हो या कभी कभी 6 हो सकते हैं एक कोलेजियम के अंदर। जो प्रेजेंट सीजीआई है वो तो होता ही है, ये आपको ध्यान रखने वाली बात है कि प्रेजेंट जो सीजीआई है, मुख्य न्यायाधीश है, वो तो होता ही है, साथ में अगला भावी मुख्य न्यायाधीश का होना भी ज़रूरी है, ये बात की गई है। तो अब जब के जी बालाकृष्णन ने ऑफिस लिया 2007 में, तब उनकी सीजीआई, उनकी कोलेजियम में भी कोई ऐसा सीजीआई का कैंडिडेट नहीं था कि जो अगला मुख्य न्यायाधीश बन सके। उस टाइम पे भी क्या हुआ था, छठा मेंबर को लगाया गया था। तो जस्टिस एसएच कपाड़िया जो कि नेक्स्ट इन लाइन थे सीजीआई में, उनको कोलेजियम में छठा मेंबर लगाया गया 2007 में। और इस बार क्या किया गया, इस बार जो है जस्टिस खन्ना को इन्वाइट किया गया। नेक्स्ट आता है इंटरपोल क्या है। अब देखिए इंटरपोल के ऊपर सवाल आ रहे हैं, क्योंकि इंटरपोल जो है इंटरनेशनल पुलिस है, कोऑपरेशन है, कई सारे देशों का आपस में सहयोग करते हैं। जैसे भारत में से हम अगर नीरव मोदी का केस देखें, मेहुल चोकसी का केस देखें, क्योंकि ये भारत से भाग गए हैं पैसा चुराने के बाद। विजय माल्या को देखें, चोर लोग हैं और चोरी करके भाग गए हैं भारत से। तो अब इन चोरों को पकड़ने के लिए क्या किया जाना चाहिए, तो अब किस तरह से अगर कोई एंटीगुआ बारबुडा भाग गया है, कोई बारबाडोस भाग गया है और कोई लंदन में है, तो वहाँ से उनको कैसे लाया जाए, तो इंटरपोल की मदद ली जाती है, इंटरनेशनल पुलिस की मदद ली जाती है, जो अलग अलग देशों में अपने ऑफिस बना के रखते हैं। साथ ही साथ अलग अलग देश अपनी पुलिस यहाँ पे कॉपरेशन के लिए भेजते हैं। भारत में अगर हम देखें तो भारत में इंटरपोल के साथ जो बातचीत करता है, भारत का सीबीआई बात करता है। इंटरपोल या इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, ये अपने आप में एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि अंतर सरकारीय है, यानी कि अलग अलग देशों की जो सरकारें हैं उन्होंने मिलकर इसको बनाया है, जिसमें 195 मेंबर देश हैं, यानी कि वही देश हैं लगभग जो संयुक्त राष्ट्र के मेंबर हैं। विच हेल्प्स पुलिस फोर्सेज इन ऑल दीज कंट्रीज टू बेटर कोऑर्डिनेट देयर एक्शंस। तो यानी कि अब मान लेते हैं एक भारत का नागरिक हुआ करता था नीरव मोदी या मेहुल चोकसी, और वो चोरी करके भारत से बाहर भाग गया है, एंटीगुआ एंड बारबुडा चला गया है। तो अब एंटीगुआ बारबुडा से उसको कैसे लाया जाए, भारतीय पुलिस या भारतीय आर्मी तो वहाँ जा नहीं सकती है, तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, वहाँ की पुलिस से सहायता लेंगे। और वहाँ की पुलिस हमें सहायता क्यों देगी, क्योंकि हम भी इंटरपोल के मेंबर हैं और वो भी इंटरपोल के अगर मेंबर हैं, तो हमारा बीच में आपस में क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन हो जाएगा। क्योंकि अगर कोई मुजरिम हमारे यहाँ है, तो वो मुजरिम अगर भारत का है और एंटीगुआ चला गया है, तो क्या इस बात की क्या गारंटी है कि वहाँ जाके भी वो ठीक से रहेगा, वहाँ जाके भी कुछ गड़बड़ कर सकता है। तो अकॉर्डिंग टू इंटरपोल वेबसाइट, ऑर्गेनाइजेशन एनेबल्स मेंबर कंट्रीज टू शेयर एंड एक्सेस डेटा। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, जो मेंबर देश हैं, यानी कि 195 मेंबर देश जो हैं, वो आपस में डेटा को शेयर कर सकते हैं कि किस देश में कौन चोर है। अब मान लेते हैं कोई चोर है या किसी ने कुछ गलत काम किया, और मान लेते हैं वो यूएसए का पर्सन है और उसने कुछ गलत काम किया और भागकर वो भारत आ गया, तो अब भारत भी उसमें साथ देगा उस पर्सन को अरेस्ट करवाने में यूएसए की। द इंटरपोल जनरल सेक्रेटेरिएट कोऑर्डिनेट द ऑर्गेनाइजेशन डे टू डे एक्टिविटीज़। इसको एक सेक्रेटरी जनरल के द्वारा चलाया जाता है, जो इस टाइम पे जर्गन स्टॉक हैं जर्मनी के, और इंटरपोल के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं 2014 से। इंटरपोल का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, लियोन फ्रांस में है, ये आपको पता होना चाहिए। इसका ग्लोबल कॉम्प्लेक्स है इनोवेशन के लिए एक सिंगापुर के अंदर, और कई सारे सैटेलाइट ऑफिसेज हैं अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग रीजन्स में पूरी दुनिया के अंदर। इंटरपोल अपने आप में एक नेशनल सेंट्रल ब्यूरो है, उसके इन ईच मेंबर कंट्री इंटरपोल का एक नेशनल सेंट्रल ब्यूरो होता है, जैसे भारत में सीबीआई है उसके लिए, जो कि सेंट्रल पॉइंट होता है कॉन्टैक्ट का फॉर बोथ द जनरल सेक्रेटेरिएट एंड अदर एनसीबीज अराउंड द वर्ल्ड। तो ईच जो नेशनल सेंट्रल ब्यूरो है वो पुलिस ऑफिशियल्स के द्वारा चलाया जाता है किसी भी देश के। भारत की बात अगर हम करें तो भारत के जो पुलिस के अधिकारी हैं वो उसको चलाते हैं, एंड यूजुअली सिट्स इन द गवर्नमेंट मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल फॉर पुलिसिंग। और भारत में पुलिसिंग के लिए जो गृह मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, वो उसके लिए पूरा रिस्पॉन्सिबल है। अब इंटरपोल अलग अलग तरह के नोटिस निकालता है, जिसमें से एक बहुत ही प्रमुख नोटिस है जिसका नाम है लाल नोटिस, रेड नोटिस। ये रेड नोटिस क्या है, रेड नोटिस क्या चीज़ है हम वो समझते हैं। तो क्रिमिनल्स या सस्पेक्ट्स ओफन फ्ली टू अदर कंट्रीज टू वेडिंग फेसिंग जस्टिस, जैसे हुआ है भारत में नीरव मोदी और मेहुल चोकसी या विजय माल्या, जिससे कि भारत के कानूनी दाव पेच में ना फंसे, वो भारत से भाग गए। रेड कॉर्नर नोटिस या रेड नोटिस अलर्ट्स पुलिस फोर्सेज अक्रॉस द वर्ल्ड अबाउट फ्यूजिटिव्स हु आर वांटेड इंटरनेशनली। एक रेड कॉर्नर नोटिस या रेड नोटिस जारी कर दिया जाता है इंटरपोल के द्वारा, जो ये कहता है कि विच अलर्ट पुलिस फोर्सेस, जो पुलिस फोर्सेस को अलर्ट करता है पूरी दुनिया में कि भाई जो भगोड़े हैं हु आर वांटेड इंटरनेशनली, जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जिनको वांटेड किया गया है, यानी जो कोई सरकार चाहती है, जैसे हम चाहते हैं कि नीरव मोदी मेहुल चोकसी को भारत लाया जाए, इन पे केस चलाया जाए, विजय माल्या को भारत लाया जाए, इन पे केस चलाया जाए,
तो ये इंटरनेशनली वांटेड लोग हैं, जो क्योंकि इंटरनेशनली इसलिए हो गए हैं क्योंकि भारत से बाहर भाग गए हैं। अगर ये भारत में ही छुपे हुए होते तो इंटरनेशनली वांटेड ना होते, भारत इन्हें भारत में ही, यानी कि भारत की जो सरकार है, भारत की जो पुलिस फोर्सेज हैं अलग अलग राज्यों की, वो भारत में ही उसको ढूंढती रहती। अ रेड नोटिस इज अ रिक्वेस्ट टू लॉ एनफोर्समेंट वर्ल्ड वाइड टू लोकेट एंड प्रोविजनली अरेस्ट अ पर्सन पेंडिंग एक्सट्रेडिशन। मान लेते एक्सट्रेडिशन करवाना है उसका, एक देश से दूसरे देश में उसको भेजना है, सरेंडर करवाना है, या कुछ और लीगल एक्शन उसके ऊपर करना है। रेड नोटिस कंटेन इन्फॉर्मेशन। अब देखिए रेड नोटिस के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। उसके अंदर कुछ जानकारियाँ होती हैं जो हेल्प करती हैं आइडेंटिफाई करने में, कुछ चीज़ें आइडेंटिफाई करने में कि जिन लोगों की हमें ज़रूरत है। जैसे कि उनके नाम हमें पता होने चाहिए, डेट्स क्या हैं बर्थ की, डेट ऑफ बर्थ पता होनी चाहिए, उनकी राष्ट्रीयता क्या है, फिजिकल एट्रीब्यूट्स कैसे हैं, यानी कि दिखते कैसे हैं, शारीरिक विशेषताएं कैसी हैं, जैसे कि उनकी बालों का रंग कैसा है, आंखों का रंग कैसा है, उनकी पिक्चर्स अगर अवेलेबल हो, बायोमेट्रिक डेटा अगर अवेलेबल हो कि हाथों की फिंगरप्रिंट्स अवेलेबल हैं, तो ये सब चीज़ें अगर हमारे पास अवेलेबल हैं तो चोरों को पकड़ना या जो मुजरिम हैं उनको पकड़ना थोड़ा आसान हो जाता है। रेड नोटिस ऑल्सो मेंशन द क्राइम दे आर वांटेड फॉर। साथ साथ रेड नोटिस के अंदर ये भी होता है कि ये वांटेड किस क्राइम के लिए, इन्होंने क्या जघन्य अपराध किया है जिस वजह से ये वांटेड हैं किसी भी देश में। एन आर एन इज पब्लिश बाय इंटरपोल। इसको इंटरपोल द्वारा पब्लिश किया जाता है। कब किया जाता है? जब कोई मेंबर कंट्री रिक्वेस्ट करता है। ये इंपॉर्टेंट बात है, अपने आप नहीं करता इंटरपोल। अगर भारत ने रिक्वेस्ट करी है इंटरपोल से कि आप नीरव मोदी के खिलाफ या मेहुल चोकसी के खिलाफ आप एक रेड कॉर्नर नोटिस या रेड नोटिस जारी कीजिए, तभी इंटरपोल उनके खिलाफ रेड नोटिस जारी करेगा। फ्यूजिटिव्स में बी वांटेड फॉर प्रोसिक्यूशन और टू सर्व अ सेंटेंस। तो जो फ्यूजिटिव्स हैं यानी कि जो भगोड़े हैं, मे बी वांटेड, अब वो किस चीज़ के लिए मांगे जा सकते हैं कि एक तो उनका प्रोसिक्यूशन करवाना हो, यानी कि उनके ऊपर जो आरोप है वो सिद्ध करना हो, या फिर टू सर्व अ सेंटेंस, या उनके ऊपर आरोप सिद्ध हो चुका है, उन्हें जेल भेजना हो और उनको उनकी जो कैद है उसको उसमें उनको निभवाना हो। कंट्री इशूइंग द रिक्वेस्ट नीड नॉट बी द होम कंट्री ऑफ द फ्यूजिटिव। अब ये भी बात है कि जो कंट्री इशू कर रहा है, जो कंट्री रिक्वेस्ट कर रहा है इंटरपोल से कि भाई आप जो है हमारा इस पर्सन के खिलाफ, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल कल को श्रीलंका अगर ये अप्लाई कर दे कि भाई आप नीरव मोदी के खिलाफ रेड नोटिस जारी कीजिए, तो श्रीलंका का नागरिक तो नहीं है वो, तो ज़रूरी नहीं है इस चीज़ के लिए। ये इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे आपको यूपीएससी फंसा सकता है कि ये ज़रूरी नहीं है कि जो कंट्री रिक्वेस्ट कर रहा है इंटरपोल से, प्रार्थना कर रहा है इंटरपोल से कि आप रेड नोटिस जारी कीजिए, वो कंट्री उस पर्सन का होम कंट्री हो, ऐसा होना कहीं पे भी ज़रूरी नहीं है। इंटरपोल एक्ट्स ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ अ कंट्री वेयर द एलिजिड क्राइम हैज़ बीन कमिटेड। इंटरपोल इस चीज़ पे काम करता है कि वो क्राइम हुआ किस देश में। मान लेते हैं अगर कल को कोई पर्सन इंडिया का है और वो कनाडा में जाके कोई नुकसान कर देता है, कनाडा में जाके कोई गलत काम करता है और कनाडा से भाग जाता है, तो भारत उसके लिए रेड नोटिस के लिए रिक्वेस्ट नहीं करेगा, कनाडा रिक्वेस्ट करेगा, क्योंकि जो क्राइम हुआ है वो कनाडा के अंदर हुआ है। तो कनाडा रिक्वेस्ट करेगा इंटरपोल से कि आप उस पर्सन के खिलाफ रेड नोटिस या रेड कॉर्नर नोटिस जारी कीजिए। अब बात यह आती है कि क्या ये जो रेड नोटिस है ये अरेस्ट का वारंट है, वारंट ऑफ अरेस्ट है ये। अगर हम देखें तो आरएन अपने आप में क्या है, रेड नोटिस क्या है अपने आप में, ये एक इंटरनेशनल वांटेड पर्सन का नोटिस है, ये कोई अरेस्ट वारंट नहीं है। पहली बात तो इससे क्या होता है कि जितने भी देशों की जो पुलिस होती है वो सजग हो जाती है कि उनके देश इस पर्सन के खिलाफ रेड नोटिस निकल चुका है, यानी कि ये जो पर्सन है वांटेड है। अब बात ये आती है कि अगर कोई पर्सन वांटेड है तो सभी देशों की पुलिस अपने अपने जगह पे काम करती रहती है कि वो इन पर्सन को ये देखती है कि वो उनके देश में तो नहीं घूम रहा। इंटरपोल इटसेल्फ डज नॉट वांट इंडिविजुअल्स। इंटरपोल को नहीं ज़रूरत है उन लोगों की, अलग अलग देशों को ज़रूरत होती है कि मान लेते हैं अगर श्रीलंका ने अगर किसी पर्सन के खिलाफ रेड नोटिस निकलवाया तो श्रीलंका को ज़रूरत है उस व्यक्ति की। दे आर वांटेड बाय अ कंट्री और इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल, या तो अंतर्राष्ट्रीय जो प्राधिकरण है उसके द्वारा उसको ज़रूरत है, न्यायाधिकरण के द्वारा ज़रूरत है, या किसी देश के द्वारा ज़रूरत है। दिस मीन्स द इंटरपोल कैन नॉट कंपेल लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटीज़ किसी भी देश में टू अरेस्ट द सब्जेक्ट, यानी कि इंटरपोल कभी भी किसी देश की पुलिस को, सरकार को ये दबाव नहीं डाल सकता, ये नहीं कह सकता कि भाई आप इस पर्सन के खिलाफ रेड नोटिस, आप इसको अरेस्ट कीजिए। वो उस कंट्री के विवेक के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर किसी पर्सन के खिलाफ रेड नोटिस जारी हुआ है तो क्या वो उसको अरेस्ट कर पा रहा है या नहीं कर रहा है। इट इज़ अप टू इंडिविजुअल मेंबर कंट्रीज, ये एक जो इंडिविजुअल अलग अलग जो सदस्य देश हैं उन पर निर्भर करता है कि किसी रेड नोटिस जारी हुए हुए को क्या कानूनी मूल्य देना है उसको, यानी कि एंड द अथॉरिटी ऑफ द नेशनल लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर्स टू मेक अरेस्ट, और क्या अथॉरिटी है कि वो उनको अरेस्ट करें या ना करें, ये मेंबर कंट्री पे डिपेंड करता है। इसमें इंटरपोल तो सिर्फ इतनी मदद कर रहा है
कि वो रेड नोटिस जारी करके सभी देशों को सचेत कर देता है कि ये पर्सन जो है गड़बड़ वाला है, अगर आपके यहाँ देश में है तो उसको तुरंत अरेस्ट कर लीजिए। अब अरेस्ट करना ना करना उस कंट्री के ऊपर डिपेंड करता है जिस कंट्री में वो पर्सन है। नेक्स्ट आता है यमन, जो कि अपने आप में एक ह्यूमन डिज़ास्टर है, यानी कि इंसानों ने एक देश को बर्बाद कर दिया। तो यमन ने एक एड पैकेज साइन करा है अरब मॉनेटरी फंड के साथ। तो $1 बिलियन का जो वर्थ ऑफ पैकेज है ये यमन को दिया जाएगा अरब मॉनेटरी फंड के द्वारा। तो यमन की जो सरकार है, वहाँ पे सरकार है किसकी, वहाँ पे तो हिजबुल्लाह लड़ रहे हैं, वहाँ पे अलग अलग लोग लड़ रहे हैं। कभी हादी लड़ते हैं, मंसूर हादी हैं वहाँ पे, पता नहीं कौन कौन लड़ता रहता है वहाँ पे। तो यमन की जो सरकार है उसने एक डील साइन की है। यमन की सरकार भी भागी हुई सरकार थी, उसको सऊदी अरेबिया में कुछ टाइम के लिए शरण मिली हुई थी। साइन अ डील विद दी दुबई बेस्ड अबू धाबी बेस्ड फंड। तो अबू धाबी तो हम वापस सऊदी अरेबिया पहुँच गए हैं। तो यमन ने यानी सऊदी अरेबिया में जो बैठे हुए लोग हैं, MBS है, मोहम्मद बिन सलमान हैं, उनसे हेल्प ली है, पेविंग द वे फॉर देम टू रिसीव इकोनॉमिक एड फ्रॉम 2022 टू 2025। तो यमन का जो सिविल वॉर चल रहा है 8 साल में आ गया है वो, और इसके वजह से पूरा देश ख़त्म हो गया है। यानी कि देश जो है वो कह सकते हैं कि वो देश बचा ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे भुखमरी इतनी हो गई है, फेमाइन पड़ रहा है, लोगों के लिए खाने के लिए पैसे नहीं हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कतें वहाँ पे आ गई हैं। गवर्नमेंट ने एक्सटेंशन दिया है। देखिए अपॉइंटमेंट के ऊपर न्यूज़ है कि फॉरेन सेक्रेटरी जो है इस टाइम पे विनय कुमार क्वात्रा, उनको अप्रैल 2024 तक एक्सटेंशन मिल गया है। भारत के फॉरेन सेक्रेटरी हैं, सीनियर मोस्ट IAFS ऑफिसर हैं भारत सरकार के, और उनको अपॉइंटमेंट मिल गई है अप्रैल 2024 तक की। तो अपॉइंटमेंट्स कमेटी जो है कैबिनेट की, जिसको हेड करते हैं भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने एक्सटेंड कर दिया है फॉरेन सेक्रेटरी विनय मोहन क्वात्रा का टेन्योर अप्रैल 30, 2024 तक। मिस्टर क्वात्रा जो है उन्होंने 1 मई 2022 को चार्ज लिया था और वो अब 31 दिसंबर को रिटायर होने वाले थे, लेकिन उनका टेन्योर बढ़ाकर 2024 कर दिया गया है। 2024 सिंपल सी बात है, वो चाह रहे हैं कि अब फॉरेन सेक्रेटरी चेंज ना हो, क्योंकि पूरा जो 2023 का साल है वो G20 में जाने वाला है। तो इस टाइम पे फॉरेन सेक्रेटरी को चेंज करना अपने आप में सही नहीं रहेगा। 2024 में इलेक्शन भी हैं, 2023 के एंड तक, नवंबर के महीने तक G20 की जो प्रेसिडेंसी है भारत की वो भी ख़त्म हो जाएगी। 2023 के दिसंबर के महीने में जो प्रेसिडेंसी है वो इटली के पास चली जाएगी। तो यानी कि भारत G20 से भी मुक्त हो चुका होगा, G20 की जो जिम्मेदारियां हैं उससे भी फ्री हो चुका होगा। 2024 में इलेक्शंस भी आ जाएंगे, तो आराम से इलेक्शन देंगे। इलेक्शन का जो रिजल्ट आएगा उसके बाद देखेंगे कि कौन नया फॉरेन सेक्रेटरी बनाना है। तो 1988 बैच के IAFS ऑफिसर हैं, उन्होंने सक्सीड किया है हर्षवर्धन श्रृंगला को, जो इस टाइम पे G20 के ऑफिशियल कोऑर्डिनेटर बने हैं। एज द फॉरेन सेक्रेटरी मिस्टर श्रृंगला को चीफ कोऑर्डिनेटर लगाया गया है G20 समिट के। और G20 समिट के लिए जो शेरपा लगाया गया है वो किसको लगाया गया है, जरा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप जवाब देंगे इस चीज़ का। नेक्स्ट GS3 से सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ रही है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से न्यूज़ है ब्लू बगिंग की। अब ये ब्लू बगिंग बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, नया कॉन्सेप्ट निकल के आया है। ब्लू बगिंग क्या है, यानी कि आपके फ़ोन में, आपके डिवाइसेस में जो ब्लूटूथ होता है उसके वजह से क्या दिक्कत आ सकती है, ब्लूटूथ ऑन होने की वजह से, कि हमेशा अगर आपका फ़ोन का ब्लूटूथ ओपन रहता है, ऑन रहता है, तो उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम आ सकती है, उसके बारे में बात की जा रही है। तो ब्लू बगिंग क्या है, ब्लू बगिंग एक हैकिंग का तरीका है कि आपके डिवाइस को अटैकर्स द्वारा, यानी कि जो अटैक कर सकता है आपके डिवाइस पे, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे वो आपका PC हो, चाहे वो आपका मोबाइल फ़ोन हो, जिसमें भी ब्लूटूथ की फैसिलिटी अवेलेबल है। तो डिस्कवरेबल ब्लूटूथ कनेक्शन, यानी कि अगर आपका ब्लूटूथ कनेक्शन ऑन है और कोई भी उसको डिस्कवर कर सकता है। अगर मैं सर्च करूँ, मान लेते हैं, और आपने 3-4 लोग मेरे पास बैठे हैं, अगर 3-4 लोगों का सभी के फ़ोन्स का ब्लूटूथ खुला हुआ है और डिस्कवरेबल मोड में है, और मैं फ़ोन में सर्च करता हूँ और आपके दिख जाते हैं मुझे ब्लूटूथ डिवाइसेस, तो मैं उनके ऊपर अटैक कर सकता हूँ, या अटैकर यानी कोई भी हैकर उसको हैक कर सकता है। तो यहाँ पे ब्लू बगिंग उसको कहा जा रहा है। वंस अ डिवाइस और फोन इज ब्लू बग्ड, अ हैकर कैन लिसन टू द कॉल्स। अब देखिए क्या होगा, मान लेते अगर किसी का डिवाइस है, किसी का फ़ोन है, अगर उसको ब्लू बग्ड कर दिया गया, यानी कि ब्लूटूथ के द्वारा उसको हैक कर लिया गया, तो अब हैकर उसमें कुछ भी एक्टिविटी कर सकता है। उसमें से कुछ चीज़ चुरानी है वो चुरा सकता है, अगर उसमें से कुछ चीज़ पढ़नी है वो पढ़ सकता है, मैसेजेस भेज सकता है, और आपके फ़ोन कॉल्स को भी सुन सकता है, यानी कि इतने सारे काम वो कर सकता है। इट स्टार्टेड आउट एज अ थ्रेट फॉर लैपटॉप्स विद ब्लूटूथ कैपेबिलिटी, लेटर हैकर्स यूज द टेक्निक टू टारगेट मोबाइल फोन्स। अब देखिए क्या हुआ कि पहले तो ये शुरुआत जो हुई थी ये लैपटॉप से शुरुआत हुई थी, कि लैपटॉप्स को हमें चुराना था। चुराने का मतलब था लैपटॉप के अंदर की जो इन्फॉर्मेशन थी वो चुरानी थी। धीरे धीरे अब ये मोबाइल फोन्स में भी आने लगा है। इंडिपेंडेंट सिक्योरिटी रिसर्चर हैं एक मार्टिन हेरफर्ट, उन्होंने ब्लॉग किया था दैट द थ्रेट ऑफ ब्लू बगिंग एज अर्ली एज 2004। ब्लू बगिंग
की जो पॉसिबिलिटी थी उन्होंने 2004 में ही बता दी थी, यानी कि आज से करीब करीब 18 साल पहले ही उन्होंने बता दिया था कि इस तरह से ब्लूटूथ डिवाइसेस से, भारत में उस टाइम पे फ़ोन आने भी नहीं शुरू हुए थे ब्लूटूथ वाले। 2005-6 में तो फिर नोकिया ने निकाले थे, नोकिया 1100, नोकिया 1108। तो अब वो ऐसे फ़ोन थे जिसमें ब्लूटूथ क्या कुछ भी नहीं होता था, और ये 2004 में ब्लू बगिंग की बात कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि इंडिया ऑलरेडी कितना पीछे है। ही नोटेड दैट द बग एक्सप्लॉइटेड अ लूप होल इन ब्लूटूथ प्रोटोकॉल एनेबलिंग इट टू डाउनलोड फ़ोन बुक्स। अब देखिए इससे क्या होगा कि जो ब्लूटूथ का प्रोटोकॉल है उसमें एक लूप होल था, उससे हम किसी भी फ़ोन को हैक कर सकते हैं, और उसके वजह से उस फ़ोन में जो भी फ़ोन बुक है यानी कि नंबर्स हैं उनको हम चुरा सकते हैं, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हैं उनको चुरा सकते हैं, और कुछ भी उसमें गलत काम कर सकते हैं। तो ब्लू बगिंग की वजह से डिवाइसेस कैसे हैक होते हैं अगर हम देखें तो ब्लू बगिंग अटैक्स वर्क बाय एक्सप्लॉइटिंग ब्लूटूथ अनेबल्ड डिवाइसेस। जिसमें ब्लूटूथ होता है उसी को अटैक कर सकते हैं। डिवाइस का ब्लूटूथ खुला रहना चाहिए, जो कि ज़्यादातर खुला ही रहता है। जो उसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग है ब्लूटूथ की डिवाइसेस में वो इसी प्रकार से हो रखी है। हैकर उसके बाद क्या करता है कि वो ब्लूटूथ से उस डिवाइस को कनेक्ट करने की कोशिश करता है, और बहुत ज़्यादा पावरफुल फोर्स से करता है जिससे कि वो कनेक्ट हो जाए, और ऑथेंटिकेशन जिससे कि बाईपास हो जाए, यानी कि ऑथेंटिकेशन ना हो और उसके बिना ही वो पास हो जाए और ब्लूटूथ से वो फ़ोन कनेक्ट हो जाए। और जैसे ही वो फ़ोन कनेक्ट होगा उसके बाद जो मालवेयर है वो उसके अंदर इंस्टॉल कर दिया जाएगा, और वहाँ से चीज़ें गड़बड़ होनी शुरू हो जाएंगी। बस इसमें बात ये है कि वो जो ब्लूटूथ एनेबल्ड डिवाइस है वो उस हैकर के 10 मीटर के रेडियस के अंदर होना चाहिए, यानी कि जो हैकर है वो आपके इर्द गिर्द ही होगा, आपके पास ही होगा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको पता होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू अ ब्लॉग बाय वीपीएन सर्विस प्रोवाइडर नॉर्ड वीपीएन ने का कहना यह है कि हैकर्स जो है बूस्टर एंटीना का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि अपनी अटैक की रेंज को बढ़ाया जा सके। तो अब ब्लू बगिंग कैसे रोकी जा सकती है? सिंपल सी बात है, आप अपना ब्लूटूथ ऑफ करिए। अगर आप ब्लूटूथ ऑफ रखेंगे अपने फ़ोन का तो इससे जो ब्लूटूथ डिवाइसेस हैं वो कनेक्ट ही नहीं हो पाएंगे। अगर वो कनेक्ट ही नहीं होंगे तो ब्लू बगिंग के चांसेस बहुत कम रहेंगे। जब भी यूज़ हो तभी उसको ओपन रखिए। पब्लिक प्लेसेस में जो ओपन वाईफाई वगैरह होते हैं उनको कम से कम यूज़ करिए। और कौन कौन से डिवाइसेस हैं जो ज़्यादा ससेप्टिबल हैं इन अटैक्स के? तो कोई भी जो ब्लूटूथ एनेबल्ड डिवाइस हैं, जैसे कि हमारे जो वायरलेस ईयरबड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं इससे ससेप्टिबल। ऐप्स जो एनेबल करती हैं यूज़र को कि वो अपने ट्रू वायरलेस स्टीरियो डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं, वहाँ से भी चीज़ें हैक हो सकती हैं। अटैकर्स आपकी इन्फॉर्मेशन को स्टील कर सकते हैं, चोरी कर सकते हैं। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के वॉर गेम्स जो हैं वो आज से शुरुआत हो रही है। दिसंबर 11 तक चला, नवंबर 28 से। तो ऑस्ट्रा हिंद करके है। तो ऑस्ट्रा हिंद यानी कि ऑस्ट्रा स्टैंड्स फॉर ऑस्ट्रेलिया और हिंद से भारत आता है। महाजन फील्ड रेंज है तो वहाँ पर ये फायरिंग की गई है, वॉर गेम करा गया है। पंचलोह बस्ट जो है फर्स्ट चीफ डिफेंस स्टाफ का, उसको दिल्ली में इंस्टॉल किया गया है। जो एफर्ट्स रहे हैं एक्स सर्विसमैन के फ्रॉम कोडालोर डिस्ट्रिक्ट टू पे होमेज टू द कंट्री फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जो कि जनरल बिपिन रावत थे, जिनकी मृत्यु हो गई थी 8 दिसंबर 2021 को। वो हेलीकॉप्टर से जा रहे थे तो उनका एक पंचलोह करके, यानी कि 5 मेटल्स उसमें मिलाए गए हैं, तो पंचलोह करके उनका एक बस्ट बनाया गया है और उसको यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया के प्रीमाइस पर इंस्टॉल किया गया है, जो कि शंकर विहार के कॉम्प्लेक्स में है दिल्ली में। नेक्स्ट आता है यूनेस्को ने अवार्ड दिया है मुंबई म्यूजियम के रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट को। तो 100 साल पुराना छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय था मुंबई के अंदर, तो इसको रिस्टोर किया गया है, जिसको अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस मिला है यूनेस्को के द्वारा। म्यूजियम जो है विक्टोरियन गोथिक और आर्ट डेको एनसेम्बल का पार्ट है। इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी घोषित किया गया था कुछ साल पहले, 2018-2019 के टाइम पे। ये एक वर्ल्ड हेरिटेज प्रॉपर्टी है। इसको इस्टेब्लिश किया था प्रिंस ऑफ वेल्स ने, म्यूजियम ऑफ वेस्टर्न इंडिया 1922 में, क्योंकि प्रिंस ऑफ वेल्स उस टाइम पे भारत विजिट पे, भारत दौरे पर आए थे। नेक्स्ट आता है कर्नाटका में एक रेडियो टेलीस्कोप लगाया है, जो कि अर्ली स्टार्स पे और गैलेक्सीज पे कुछ उनका जो नेचर कैसा होता है उसके ऊपर लाइट थ्रो करेगा, यानी कि बताएगा कि पुराने जो पहले जो अर्ली स्टार्स हुए, अर्ली गैलेक्सीज हुई, उनके नेचर क्या थे। सारस 3 अपना आप में एक रेडियो टेलीस्कोप है, जिसको बिल्ट और डिज़ाइन किया है रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने, सीवी रमन जी के नाम के ऊपर ये इंस्टीट्यूट है। हैज़ प्रोवाइडेड क्लूज टू द नेचर ऑफ द यूनिवर्सेस फर्स्ट स्टार्स एंड गैलेक्सीज। तो यूनिवर्स के जो पहले स्टार्स हुए, पहले गैलेक्सीज हुए, उनका क्या नेचर था, किस तरह से वो बने, क्या उन्होंने काम किया उन गैलेक्सीज ने, उन स्टार्स ने, यानी कैसे कैसे उनकी लाइफ चली आगे, तो उन सब चीज़ों के बारे में स्टडी करने की बात की जा रही है। यूजिंग डेटा फ्रॉम द टेलीस्कोप विच हैज़ बीन डिप्लॉयड ओवर द डंडीगनहल्ली लेक। अब देखिए ये आपको पता होना चाहिए कि डंडीगनहल्ली लेक है और शरावती के बैक वाटर्स हैं 2020 से। कर्नाटका की सारी बात है, तो कर्नाटका के अंदर ये है, ये आपको पता होना चाहिए।
टू डिटरमाइन प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेडियो ल्यूमिनस गैलेक्सीज, जो कि फॉर्म हुए थे जस्ट 200 मिलियन साल पहले आफ्टर द बिग बैंग, और इसको कॉस्मिक डॉन जो है वो कहा जाता है। अब 2 फैक्ट्स आते हैं प्रीलिम्स के लिए, देख लेते हैं कि राकेश राव को अपॉइंट किया गया है, उनको अवार्ड मिला है फिक्की के द्वारा फॉर स्पोर्ट्स जर्नलिज्म के लिए, यानी कि स्पोर्ट्स के ऊपर उन्होंने काफ़ी अच्छी कवरेज करी है। और एक इंटरनेशनल डे, अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है फॉर एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, ये सेलिब्रेट किया जाता है 25 नवंबर को। तो गाइज इसी के साथ ही करंट अफेयर्स कंप्लीट होते हैं। आपको कोई भी डाउट आता है, कोई भी आपका फीडबैक है, सेशन है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।